Good evening, friends. Welcome to Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here to tell you the current affairs. क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए जल्दी में लाया गया क्लास। और वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, इवनिंग का समय है, जबकि इसको मॉर्निंग में आना चाहिए था। तो हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो कंटेंट है वो द हिंदू से लिया गया है। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग करेंगे, उसकी एडिटोरियल जो आते हैं, क्योंकि एडिटोरियल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के। उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी गई हैं उसको डिस्कस करेंगे। और एक जो बहुत ही कंट्रोवर्सी में एक जो इशू है, मलाला यूसुफजई का ट्वीट, जिसमें मतलब 6 बच्चियों को रोक दिया गया था कर्नाटक में कॉलेज के अंदर जाने से, क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि हम लोगों को पता हो कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एडिटोरियल। एडिटोरियल में ये देखिए, जो ये वाला मुद्दा है, ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। वैसे तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं वो, लेकिन जो उनकी पाकिस्तान का जो ब्रांच है, उसने कुछ कमेंट किया है इंडिया के ऊपर, और वो पूरा इंटरनेशनलाइज हो गया है मुद्दा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये केरला मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि आखिरकार केरला मॉडल है क्या, पहले क्या था, अब कैसी कंडीशन है। ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं जो कि आज से चालू हैं। वो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया आपका, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया और पंजाब हो गया। तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड लेके चल रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश एक स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक न्यूज़ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। ये भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी एक स्पेसिफिक है। हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और इसको एक अच्छे पर्सनालिटी ने लिखा है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक तब जो फ्रेंच फॉर्मेट है रसिया और यूक्रेन के बारे में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। आगे फिर हम लोग न्यूज़ पे पढ़ेंगे। न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे तेलंगाना में आखिर क्या हो गया जिससे प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है। बेंगलुरु में क्या हो गया, आर्मी ने किसको रेस्क्यू किया, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। तो कुछ ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और सबसे पहले देखते हैं पहला एडिटोरियल किसके बारे में था हमारा। तो सबसे पहला एडिटोरियल जो हमारा था वो था, हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें ओवरव्यू जो हमने आपको बताया। इसमें पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एंगर इन डिप्लोमेसी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगर इन डिप्लोमेसी पढ़ लेते हैं, क्या है मुद्दा, कैसे क्या हुआ, ठीक है। 1 सेकेंड। ये हम लोग को पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो पाकिस्तान में एक डे मनाया जाता है, कश्मीर सॉलिडेटरी डे। कश्मीर सॉलिडेटरी डे मनाया जाता है, उसमें कश्मीर को सपोर्ट किया जाता है कि हम भी आज भी आपके साथ हैं। मतलब ऐसा वो लोग दिखाते हैं कि हम लोग कश्मीर के साथ बहुत ही मतलब गलत करते हैं। तभी तो ये किसी के साथ कोई कब खड़ा होगा जब उसके साथ गलत हो रहा होगा। तो ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग कश्मीर के साथ गलत कर रहे हैं। तो उसी में ये जो कुछ एमएनसीज आपको यहाँ पे दी गई हैं, जैसे हुंडई हो गया, केएफसी हो गया और पिज्ज़ा हट हो गया, ये लोग ने ट्विटर वगैरह पे लिख के डाला पोस्ट कि बी स्टैंड विथ यू, और उसमें डल लेक का फ़ोटो था। और तमाम मतलब इन लोगों ने सपोर्ट किया इस चीज़ को, जबकि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हम अलग अलग कंट्रीज़ में बिज़नेस करने गए हैं। तो इनको अपने बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें देखनी चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए कि क्या किसी कंट्री के पॉलिटिक्स में चल रहा है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ज़्यादा अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने इंडिया के खिलाफ, अगर किसी के सपोर्ट में डाल रहे हो तो वो किसी न किसी के अपोज में तो होगा ही। तो ये लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में डाल दिए, जिसके कारण वो इंडिया के अपोज में हो गया। और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को हमेशा इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा एक हॉट टॉपिक बन के रहे, ताकि उसको, और जो वो जो हरकतें कर रहा है जैसे टेररिज्म हो गया और भी जो गलत काम कर रहा है, बॉर्डर मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं हमारी उसके साथ,
तो वहाँ पे भी हमेशा छेड़खानी करता रहता है, तो उस पे ध्यान किसी का न जाए, कश्मीर पे ही सबका ध्यान बना रहे। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहता है। तो हम लोगों को कोई भी डिसीज़न जब लेना होता है तो सबसे पहले सोच समझ के लेना चाहिए कि अगर किसी ने ये किया है तो उसने खुद किया है या उसको करवाया गया है। तो इससे ऐसा महसूस हो रहा था जो ये कंपनीज़ ने पोस्ट की कि ये पाकिस्तान की चाल है, इसको पाकिस्तान ने कराया है। क्योंकि वो चाहता है कि कश्मीर एक हॉट टॉपिक बन के रहे इंटरनेशनल लेवल पे। उसी के चलते मोदी गवर्नमेंट ने जो है कोरियन एम्बेसडर से बात की। यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर ज़्यादा से ज़्यादा एक सिविल सर्वेंट हो गया। तो उससे बात मतलब कोरिया के एम्बेसडर से बात हुई, तो यहाँ तक तो मुद्दा ठीक था कि हाँ, बात कर लिया, अब बात ख़त्म करो। क्योंकि जो पाकिस्तान चाह रहा है हमको वो चीज़ नहीं देना है। लेकिन हमारी कंट्री यहाँ पे नहीं रुकी, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर साहब हैं, इन्होंने काउंटर पार्ट के साथ बात किया, जबकि उन्होंने अपोलोजाइज़ कर दिया था हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने, यहाँ तक कि इसको पार्लियामेंट में भी उछाल दिया। क्योंकि इस समय इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, तो आप लोग भी जानते हैं ये लोग भी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उसी के चलते पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ और कश्मीर इंटरनेशनलाइज लेवल पे फिर से एक बार हॉट टॉपिक बन चुका है। तो पहले एडिटोरियल में यही बताया गया है फ्रेंड्स कि कुछ जो एमएनसीज़ थी, जबकि एमएनसीज़ से बात करने के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जैसे हर एक कंट्री में जब कोई ट्रेड करने जाता है तो वो अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि उसके पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब इनसे कराया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन खैर मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो चुका है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगला एडिटोरियल हम कौन सा देखेंगे? अगला एडिटोरियल हम लोग देखेंगे केरला मॉडल देख लेते हैं। ठीक है, कि केरला मॉडल आखिर क्या था, कैसे कैसे क्या क्या था पहले, अब कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, तो रिवाइविंग द केरला मॉडल की बात की जा रही है। तो केरला जो था, केरला में हम लोग लिटरेसी रेट बहुत हाई है। सब लोग जानते हैं कि केरला के लोग पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पे। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो जब कोविड केरला में फैलने लगा तो मैं भी बहुत डर गया था कि जब इतने पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं तो अपने और भी जो मतलब क्या बोलें, मतलब जो स्टेट्स जिसमें पढ़े लिखे लोग थोड़े कम हैं उनका क्या होगा। जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट के हैं वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, वहाँ के लोगों का क्या होगा। तो केरला 2018 तक जो था, 2018 तक सबसे ज़्यादा रेमिटेंस गेन कर रहा था। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस जैसे अपने कंट्री के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो अपने घर वालों को जो पैसा भेजते हैं उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आ रहा था, आरबीआई ने बताया था। ठीक है, और उसी से उन लोगों का जो मॉडल था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन जब कोविड-19 आ गया तो 2020 के बाद से कंडीशन क्या हो गई, लोगों की जॉब चली गई। तो इस समय जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे इंडिया में 6% है तो केरला में 9% है। ऐसा कंडीशन हम लोग देख सकते हैं। मतलब कोविड-19 ने इतना ज़्यादा अफेक्ट किया हमारे सोसाइटी को, हमारे कंट्री को। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जब वहाँ की ये हालत है तो हम लोग अगर स्पेसिफिक स्टेट उठा के देखेंगे तो जो हमारे थोड़े बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड स्टेट्स मतलब थोड़ा रॉन्ग वर्ड हो गया, हम लोग को ये यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो और भी स्टेट्स हैं उनकी क्या हालत होगी ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। केरला के लोगों को अक्सर पढ़ा लिखा माना जाता है, अगर वहाँ के लोगों के साथ ऐसा हो गया तो फिर और स्टेट्स का क्या हाल है। और इस समय जहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं, कोविड ख़त्म तो हुआ नहीं है, वहाँ पे आगे आने वाले समय में क्या हालत होगा ये भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इस एडिटोरियल में यही बात की गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे एडिटोरियल पे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ते हैं ये वाला, प्राइवेटाइजेशन वाला। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन वाला मुद्दा हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइवेटाइजेशन वाला आखिर मुद्दा क्या था। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक अ रीलुक एट प्राइवेटाइजेशन। ये समय है कि हम लोग देखें कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। देखिए, दो वर्ड होता है, एक होता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, एक वर्ड होता है प्राइवेटाइजेशन और एक वर्ड होता है फ्रेंड्स डिसइन्वेस्टमेंट।
कोई भी कंपनी या कोई भी चीज़ जब आप लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, जैसा कि जब आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है। अगर कोई भी कंपनी है तो वो भी अपने आप का 100% होगा। उसमें 100% शेयर्स होंगे। ये शेयर्स अगर आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो 100 कोई भी कंपनी अपने आप की 100% होगी। जब 51% कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हो, जब तक वो पीएसयू माना जाता है। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट का माना जाता है। जैसे ही शेयर्स जो हैं गवर्नमेंट के हाथ से 51 से 50% से नीचे आते हैं, 51% से नीचे आते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो गया। इस टाइम तक जैसे कोई भी चीज़ 100% है अपने आप का, अगर इसमें से 20% हटा दिया जाए तो 80%, तो गवर्नमेंट के पास हो गया 80%, 20% शेयर उसने बेच दिया तो ये चला गया प्राइवेट के हाथ में। लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि 80% शेयर्स अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में हैं, इसलिए गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन अभी प्राइवेट के हाथ में केवल 20% है, इसलिए डिसीजन मेकिंग पावर प्राइवेट के पास नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन इस पे आती है, 51% से नीचे शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, तो वो कंपनी प्राइवेटाइज हो जाती है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। उसी के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि कुछ प्लान है गवर्नमेंट का जो कि वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये है मोनेटाइजेशन। कुछ जगहों पे वर्ड मोनेटाइजेशन भी यूज़ किया जाता है। इसको प्राइवेटाइजेशन के साथ मत लीजिएगा कि मोनेटाइज किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक मैच करता है वर्ड कि हाँ प्राइवेटाइज हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। जैसे अटल जी के टाइम पे टारगेट था इतना, लेकिन अचीव उन्होंने इतना कर पाया था। मनमोहन जी के टाइम पे टारगेट था इतना, लेकिन अचीव इतना कर पाए। मोदी जी के टाइम पे टारगेट है इतना, लेकिन अभी अचीव इतना ही कर पाए हैं। तो सोचिए जब टारगेट अचीव हो जाएगा तब क्या कंडीशन होगी। और ये आप लोग देख सकते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट्स में किन किन पीएसयूज़ को प्राइवेटाइज, मतलब प्राइवेटाइज नहीं बोल सकते हैं, मोनेटाइज किया जा रहा है कुछ पैसों के लिए। जैसे ये करने के बाद गवर्नमेंट के पास तकरीबन 90 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए मोनेटाइज किया जा रहा है। इसको जो कोविड-19 से हमारे कंट्री को नुकसान हुआ है उससे रिकवर करने में इसको यूज़ किया जाएगा। अब सबसे इसमें ये बताया गया था, और ये जो पीलीभीत के सांसद साहब हैं उनके द्वारा लिखा गया था। वो बीजेपी में ही हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाते हैं, इसलिए आप लोगों को बता दिया मैंने। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि रसिया और यूक्रेन के रिश्ते के बारे में बताएगा, रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। उसमें फ्रेंच का क्या जो फॉर्मेट है वो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधा स्लाइड पे और पढ़ते हैं कि द फ्रेंच ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो रसिया है और जो यूक्रेन है, तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरी है जानना कि रसिया कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है। रसिया यहाँ पे है, यूक्रेन यहाँ पे है, ठीक है। रसिया और यूक्रेन यहाँ यहाँ पे हैं। इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय। जैसा कि मैंने आपको पहले एडिटोरियल में बताया था, पाकिस्तान करा रहा है, यहाँ पे यूएसए का कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि यूएसए जानता है कि इस समय अगर उसको कोई टैकल कर सकता है तो वो केवल चाइना है और रसिया है। इसीलिए वो हमेशा इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कराता रहता है लोगों के बीच में। हमारे भी रसिया के साथ रिलेशंस पहले जैसे नहीं रहे, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं रसिया सबसे पुराना मित्र हमारा था, लेकिन इस समय रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे हमारे होने चाहिए, क्योंकि यूएसए बीच में है। जब वो थे डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे, वो काटसा ले आए थे, काटसा एक्ट, काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। जैसे आप कोई रसिया से ख़रीदते हो या यूएसए को छोड़कर किसी दूसरी कंट्रीज से कुछ डिफेंस के सामान खरीदते हो तो काटसा लगा देते थे, इसमें आपको बहुत नुकसान होता था। तो इसीलिए हम लोग S-400 नहीं खरीद पाए थे। अभी जो बाइडन साहब जब आए हैं तो हम लोग S-400 की डील किए हैं रसिया के साथ अभी जल्दी में, ठीक है। और AK-247 जो था,
AK-206 जो था उसकी डील किए हैं हम लोग रसिया के साथ। तो आप लोग देखें कि मतलब ये यूक्रेन कहाँ है, रसिया कहाँ है, मैप में आपने देख लिया। अब देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, अभी हाल ही में फ्रेंच के जो हैं लीडर इमैनुअल मैक्रॉन, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन साहब से, जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं, और यूक्रेन के लीडर, क्या नाम है उनका, वोलोडिमिर जेलेंस्की, उनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की, उनसे बात की। पुतिन साहब से वो मॉस्को में मिले और यूक्रेन के लीडर से वो कीव में मिले। दोनों लोगों से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि सिचुएशन, क्योंकि जो ये रसिया है ये यूक्रेन के बॉर्डर्स पे इसने अपनी फोर्सेस लगा रखी हैं, क्योंकि इसको डर है कि यूक्रेन जो है वो नेटो के साथ मिल सकता है। अब नेटो क्या है? नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। जब यूएसएसआर हुआ करता था, तो जब यूएसएसआर कुछ कंट्रीज़ में टूटने लगा और रसिया अकेला था, उस समय रसिया को टैकल करने के लिए नेटो को बनाया गया था। नेटो के मेंबर्स एक साथ होकर रसिया को टैकल करते हैं। तो रसिया इस समय यही सोच रहा है कि यूक्रेन भी नेटो का मेंबर ना बन जाए। अगर नेटो का मेंबर बन जाता है तो फिर वो इसके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकता है यूक्रेन। इसलिए रसिया नहीं चाह रहा है कि वो मतलब नेटो के साथ मिले। और उसका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है रसिया का, वो ये है ब्लैक सी। क्योंकि ब्लैक सी, रसिया ब्लैक सी से क्या कर सकता है, रसिया ब्लैक सी से ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड कर सकता है पानी के थ्रू, शिप से। जैसे यहाँ से ये पूरा मतलब कहाँ कहाँ जा सकता है, आप लोग भी देख सकते हैं। रसिया ब्लैक सी उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए वो परेशान है। और ये भी जानता है कि अगर यूक्रेन जो है नेटो के साथ मिल गया और इसके पास कुछ पावर्स आ गई, तो जो क्रीमिया का इशू है, जो कि रसिया ने खुद खुद के साथ लिया है, इस समय क्रीमिया रसिया के पास है रेफरेंडम से। रेफरेंडम रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम को हम लोग जनमत कहते हैं। जनमत। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि करंट अफेयर्स की क्लासेस आनी चाहिए या नहीं, हम लोग रेफरेंडम करा लेते हैं। तो मतलब जितने बच्चे हाथ उठाएंगे वो चाहते हैं कि क्लासेस आएँ, जितने बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे वो चाहते हैं क्लासेस ना आए। इसी को हम लोग रेफरेंडम बोलते हैं। तो रसिया ने रेफरेंडम करा के क्रीमिया को अपने साथ लिया था। तो वो जानता है, सोच रहा है कि मतलब अगर यूक्रेन के पास नेटो मिल गया तो कहीं क्रीमिया हमसे छूट ना जाए, इसलिए भी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉर्डर पे इसने लगा रखा है अपनी फोर्सेस यूक्रेन के, रसिया ने। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी कुछ जो हैं प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि इसको भी सभी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे जो नेटो के मेंबर हैं उसमें भी अलग अलग हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये वाला मैप फिर से आप लोग देखो, इसमें हम आपको एक चीज़ बताते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे जर्मनी, आप जर्मनी को ले लो। जर्मनी में क्या है कि रसिया जो है, रसिया रसिया जर्मनी को गैस प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। रसिया जर्मनी को गैस प्रोवाइड करने वाला है। सॉरी, वो मैप हमने नहीं लिया स्लाइड में, पर आप ऐसे कुछ देखो। रसिया, ये यहाँ पे आप देखो, ये रसिया है। रसिया यहाँ से ये प्रोवाइड कराने वाला है, ठीक है। यहाँ से ये कुछ प्रोवाइड कराने वाला है गैस, ठीक है। जर्मनी को जिसको हम लोग नॉर्ड स्ट्रीम 2 लाइन बोल रहे हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जिसके थ्रू हम लोग जर्मनी को 50 सालों तक गैस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जर्मनी, अब कोई भी अगर किसी के साथ है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। तो जर्मनी का इसमें बहुत सा ज़्यादा फ़ायदा है। तो जर्मनी क्या कर रहा है, जर्मनी एक इस्टोनिया नाम की एक कंट्री है, इस्टोनिया नाम की, जो कि रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये क्या कर रही थी, ये यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रही थी। ये यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रही थी, जिसके कारण जर्मनी ने इसको डांट लगाई, बोला कि तुम ऐसा मत करो।
और इस्टोनिया 1, क्योंकि जर्मनी खैर नेटो का मेंबर जर्मनी भी है और इस्टोनिया भी है, बहुत ही टीनी, बहुत ही छोटा है इसलिए, और ये मान गया। तो इस समय जर्मनी जैसा अलग व्यू दे रहा है, हंगरी में भी रसिया को सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं नेटो में ही मतलब एकता नहीं है। इस कारण भी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन का नेटो के साथ मिलने के बाद रसिया को कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए अभी तो फ़िलहाल कंडीशन यही है, आगे जो भी न्यूज़ में आएगा आपको बता दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ टॉपिक्स पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, ठीक है। ये तेलंगाना में प्रोटेस्ट हो गया, पीएम मोदी जी के पुतले उतले को जला दिया गया। क्यों? क्योंकि पीएम साहब यहाँ पे एक स्पीच देते हुए कह दिया इन्होंने 2014 में जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो अलग हुए थे, ये सही ढंग से नहीं हुआ था। इसी के कारण यहाँ पे बवाल चालू है। बेंगलुरु ने इस समय, जैसा कि पहले तो आप ये एक कंट्रोवर्सी देखो जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोहतरमा हैं मिलाल, क्या नाम है इनका, मलाला यूसुफजई। इनका नाम है मलाला यूसुफजई। ये मोहतरमा, इन्होंने क्या किया अपनी कंट्री में, ठीक है, अपनी कंट्री में 6 बच्चियों को, कर्नाटक के अंदर एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कॉलेज के अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। हिजाब क्या होता है, जो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इनको रोक दिया गया कॉलेज के अंदर जाने से, बोला गया कि आप जो प्रॉपर ड्रेस है कॉलेज का वो पहन के आओ, क्योंकि हिजाब में आपको जाना अलाउ नहीं है। तो इससे क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, इससे क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या जो लोगों का पहनना है, राइट टू वियर और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्वेश्चन में आ गया। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस रिलीजन, प्रोफेस रिलीजन किस आर्टिकल में बात की गई है, और ये आपका फंडामेंटल राइट है। जब हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग ये ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक फ़िलहाल न्यूज़ में है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए आप लोगों के लिए। ये क्या कहता है, ये आप लोगों को देता है द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, विचार की आज़ादी, एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस। आप कोई भी रिलीजन स्वीकार सकते हो, उसको फैला सकते हो, उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मतलब उसको आप अपने, मतलब आप वो रिलीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा ये फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जैसा कि अभी यूपी में एक केस था जो है, जिसमें लड़कियों से शादी करने के बाद उनको इस्लाम स्वीकार कराया जाता था, ऐसा वैसा, तो उस पर अब बैन लग गया है। ट्रिपल तलाक तो बैन है ही। ये सब खैर वो तो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने पॉइंट से स्टिक रहेंगे। तो आर्टिकल 25 में बात की गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में फंडामेंटल राइट्स हैं जो सारे, उसमें बात किया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, जिसमें से 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रोपोगेट भी कर सकते हो, फैला भी सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे हर फंडामेंटल राइट्स में स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, वो इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। किस बेसिस पे? पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, डिसेंसी के, शालीनता के बेसिस पे, नैतिकता के बेसिस पे, और हेल्थ पे, या जो और स्टेट के पॉइंट्स हैं उस पे। तो इससे क्या हुआ कि जैसे हम लोगों के कंट्री में हिजाब लोग पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहन सकते हो, आपका राइट है, आप पहन सकते हो, बिल्कुल पहन सकते हो हिजाब। लेकिन कोड का भी कुछ, जैसे इस कॉलेजेस का भी कुछ कोड होता है, कुछ सिक्रेसी होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जो कि आप 29-30 में पढ़ोगे। उसमें आप आर्टिकल 29-30 में पढ़ोगे, और 15 से रिलेट करके पढ़ाऊँगा आपको कि उसमें क्या होता है कि कॉलेजेस की भी कुछ राइट्स होते हैं जिनको आप नहीं ले सकते हो। तो कॉलेजेस के जब प्रॉपर ड्रेस हैं तो आप हिजाब पहन के जाने की ज़रूरत क्या है। और हिजाब पहनना वैसे भी सिक्योरिटी रीज़न से देखा जाता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अपनी कंट्रीज़ में इसको बैन भी कर चुकी हैं। उस पे हम लोग एक पॉइंट देख लें। जैसे देखिए आप फ्रांस, फ्रांस में स्टूडेंट्स के लिए बैन है हिजाब पहनना, ठीक है। पहले तो एग्ज़ाम में अपने यहाँ भी अलाउ था, लेकिन अब अलाउ नहीं है, आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला सीबीएसई पे छोड़ दिया था, कर्नाटका हाई कोर्ट से रिलेटेड था मामला। लेकिन अब आप पहन के नहीं जा सकते हो हिजाब एग्ज़ाम में,
ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन हो जाता है। दूसरा चीज़, आप हिजाब पहन के जा रहे हो, फिर क्या पता। और कोई भी चीज़ जब आप न्यूज़ में देखो तो आपको एक तो किसी भी किसी भी बेसिस पे आपको उसको क्या करना है, न्यूट्रल रहना है। चाहे वो जेंडर बेसिस हो, चाहे वो रिलीजन बेसिस हो, चाहे वो कास्ट बेसिस हो, चाहे वो मतलब चाहे वो जिस भी बेसिस पर हो, आपको न्यूट्रल रहना है हमेशा। अब जैसे ये मुस्लिम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे न्यूज़ में था कुछ हिंदू लोग भी ऐसा उसके रिटेलिएट हुए। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने कुछ तो गलत किया, लेकिन जैसे जो चीज़ अलाउ नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्योंकि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टेस्ट निकाला था, ठीक है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। ये टेस्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अगर इसेंशियल प्रैक्टिस है तो वही अलाउ किया जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए, ओवर द ईयर्स द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इवॉल्व अ प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ सॉर्ट टू डिटरमाइन व्हाट रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। किन रिलीजियस प्रैक्टिस को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जो इसेंशियल हैं, सिर्फ उन्हीं को। अब इसेंशियल कौन से हैं? ये सिरूर मठ केस आया 1954 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो रिलीजन वर्ड है, ठीक है, इसमें सब वो सभी रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस आते हैं जो कि रिलीजन वर्ड उन सभी रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को मतलब अपने अंदर अंतर्निहित कर लेता है, जो इंटीग्रल है रिलीजन से। जैसे कि आप लोगों को इस पे थोड़ा मतलब ये थोड़ा क्रूसियल है, इसलिए आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसमें जुडिशरी ने कहा क्या, ये हम आपको बताते हैं। जुडिशरी ने क्या कहा कि कोई भी रिलीजन की प्रैक्टिस, कोई भी रिलीजियस जो प्रैक्टिस है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं, ये हम एक टेस्ट के बाद बताएंगे। वो टेस्ट कैसा होगा? उस टेस्ट का नाम होगा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। क्या वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जो वो लोग कर रहे हैं, या वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं? इस टेस्ट में जो जुडिशियल है वो खुद ही, जुडिशरी जो है वो खुद ही बताता है कि मतलब जैसे इसको मतलब कुछ स्कॉलर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ क्यों किया है? उन्होंने क्रिटिसाइज़ इसलिए किया है क्योंकि उनका मानना है कि आप अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस जो है उसको प्रोहिबिट कर दे रहे हो, अगर आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोहिबिट कर दे रहे हो पब्लिक ऑर्डर के लिए, वो तो ठीक है। लेकिन कौन सी रिलीजियस एक्टिविटी सही है या कौन सी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं सही है, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये कोर्ट जो करता है ये अलग अलग बेसिस पे करता है। जैसे कुछ केस हम लोग देखेंगे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक आनंदा मार्ग सेक्ट है हम लोगों के कंट्री में, इसको प्रोहिबिट कर दिया तांडो डांस करने से। ये लोग सड़क पे तांडो डांस करते थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि ये एक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है कि आपको तांडो डांस करना ही करना है स्ट्रीट पे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रोहिबिट कर दिया हम लोग के कंट्री में। फिर 2016 में आप लोग देख सकते हो कि एक मुस्लिम एयरमैन को एयरफोर्स से डिस्चार्ज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 जो है, ये किसी भी पर्सनल को, ठीक है, आर्म्ड पर्सनल को हेयर रखने से मना करता है। जब तक मना करता है जब तक कि अगर उसके रिलीजन में कहीं स्पेसिफिक मेंशन है कि आपको हेयर रखना ही रखना है, आपको ये दाढ़ी सेव नहीं करानी है, जबकि ऐसा नहीं था। उस जो मुस्लिम थे, उस ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं लिखा था कि आपको दाढ़ी मूछें या बाल नहीं कटवाने हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि इन्होंने दाढ़ी रख रखी थी, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, अब इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इसमें भी इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। तो अगर आप हिजाब पहन रहे हो, बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी हिजाब मना कर रखा है, जहाँ पे आप बिल्कुल पहन के चलो, आपको कौन रोक रहा है। आप हिजाब पहन के, बहुत सारी गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स चलती हैं, मुस्लिम वुमेंस चलती हैं, लेकिन अगर वो इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं, जैसे आप कॉलेज में उसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि वहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो, आप अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो। अगर उसी जगह पे किसी दूसरे रिलीजन का आदमी, जैसे सिख्स को
अलाउ है वो अपना कृपान लेके चल सकते हैं। तो अब आप ऐसा बोलोगे कि सर इनको भी मना करिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनके रिलीजन में लिखा है कि वो कृपान अपने पास रख सकते हैं, इसलिए वो अलाउ किया गया है, ना कि उनका मतलब वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ठीक है, आप आई होप आप समझ रहे होगे। और हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करो, अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करने की कोशिश आप मत किया करो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो ये मोहतरमा थी, जब हमारे कंट्री में 6 लड़कियों को मना कर दिया गया तो इन्होंने ट्वीट कर दिया। ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं जो कि अपने कंट्री में इनको कोई काम नहीं मिला तो यहाँ पे ट्वीट कर दी इंडिया के लिए। ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत था नहीं जितना इन्होंने दिखा दिया। ठीक है, इन्होंने लिख दिया कॉलेज इज़ फोर्सिंग अस टू चूजन बिटवीन स्टडीज़ एंड द हिजाब। इन्होंने कहा कॉलेज हमको मतलब कंपेल कर रहा है, या तो हिजाब चूज़ करो या तो पढ़ाई चूज़ करो। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी कोई था नहीं, और इसी के लिए ये मुद्दा हमारे कंट्री में बहुत तेज़ी से उठ रहा है और इस समय हॉट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोअर कोर्ट्स को कि कोई भी मुद्दा आए, कोई भी अगर क्रिमिनल आए, अगर वो कन्विक्ट हुआ है तो आप उसको केवल ये मत देखो उसने क्राइम क्या कर रखा है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखो, तब किसी को डेथ पेनल्टी का दो। ठीक है, सेंटेंस सुनाओ। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, अभिषेक सर और रोहित सर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों का मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने में। आप लोग देख सकते हैं 26 अप्रैल से एग्ज़ाम चालू है, तब तक आपका सिलेबस एकदम निश्चित है कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपका रिवीजन भी अच्छे से करा दिया जाएगा। ये 3 जज का बेंच बैठा था इस केस को सुनने के लिए। देखिए आगे क्या आता है न्यूज़ में। ये एक जो है इसको मैसेंजर बोलते हैं, जो स्मॉल एम है इसको मैसेंजर यूज़ करते हैं। ये एक वैक्सीन है जो आएगी तब देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल नहीं आई है। इसमें वुमेंस को बेनिफिट दिया जा रहा है मैटरनिटी के लिए। मैटरनिटी के लिए इसमें वुमेंस को दिया जा रहा है। तो इसमें क्या दिया जा रहा है, 6,000 रुपये कुछ इंस्टॉलमेंट्स में आपको दिए जाएंगे अगर आप गर्भवती हैं या फिर आप लैक्टेटिंग मदर हैं। लैक्टेटिंग मदर मतलब बच्चे को दूध पिला रही हैं, इस समय आप प्रेजेंट टाइम में आपके पास बच्चा है और वो छोटा है, उसको आप दूध पिला रही हैं, मतलब आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तो आपको 6,000 रुपये इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सुसाइड कर लिया। ठीक है, और इस समय बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं लॉकडाउन के समय से, जबकि अभी आज ही के न्यूज़ में था बहुत सारी पोस्ट आईआईटीज़ में, ठीक है, वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। डीयू में फरवरी 17 से कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, फिजिकल क्लासेस चलेंगी ऑफलाइन मोड में। क्वाड मिनिस्टर्स ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं। क्वाड क्या था, ये एक क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग क्वाड क्यों बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है ये एक, जिसमें कि इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। एक्चुअली बना था चाइना को टैकल करने के लिए, जो उसका इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी में। ठीक है, इसरो 14 फरवरी को सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसमें वो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, वो अर्थ के बारे में बताएगा कि एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर कैसा है, और कुछ हाई क्वालिटीज़ इमेज भी प्रोवाइड कराएगा। तो ये बहुत ही अच्छा वैलेंटाइन डे बनने वाला है हम लोगों के लिए, जो खासकर जो सिंगल हैं उनके लिए। आर्मी ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है स्टीप हिल में, जो कि गायब हो गए थे 6 फरवरी को। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आपकी जो कि हम लोग ने कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो द सेक्शन जो आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। ये पहली करंट की क्लास थी जो कि लानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत सारे आने वाले हैं और अभी भी कोई भी करंट की क्लासेस चालू नहीं हुई थी। आपकी पॉलिटी की क्लासेस भी जल्द ही चालू हो जाएंगी, आई होप चालू हो जाएंगी। हो सकता है वो सौरभ सर पढ़ाएँ या हो सकता है वो मैं ही पढ़ाऊँ। अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा फीडबैक देते हो तो डेफिनेटली आगे और भी वीडियोस लाई जाएंगी, क्योंकि ये फीडबैक बेस्ड है। इसलिए अगर आप लोग फीडबैक अच्छा दोगे तभी वीडियो लाई जाएंगी करंट की, अदरवाइज़ करंट की वीडियो नहीं लाई जाएंगी और ये वीडियो भी हटा दी जाएगी।
थैंक यू। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सरोकार क्लासेस के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों की मदद की जा रही है फ्री पढ़ा के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 26 अप्रैल से आप लोगों का पेपर भी स्टार्ट है। उससे पहले अभिषेक सर और रोहित सर आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके सिलेबस भी आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे टाइम से पहले। ठीक है, अगर आप लोग इसको सपोर्ट करोगे तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।